हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग मज़े में होंगे। सोशल साइंस से कुछ ज़्यादा गैप हो गया था क्लास 10th का। क्यों? इसीलिए आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है हिस्ट्री का चैप्टर, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। जब इस चैप्टर की बात करते हैं, इस चैप्टर में आप लोग चार्ट्स भी देखोगे जो मैं अच्छे से दिखाऊंगी। तो पहले हम बात करते हैं अच्छे से। तो देखो, सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं द प्री मॉडर्न वर्ल्ड की। पहले हम थ्योरी देखेंगे, फिर चार्ट्स के थ्रू समझेंगे। प्री मॉडर्न वर्ल्ड में जो ग्लोबल वर्ल्ड थी उसकी बहुत लंबी हिस्ट्री थी। किस किस की? ट्रेड की, माइग्रेशन की, लोग जो काम के लिए सर्च कर रहे हैं, कैपिटल का मूवमेंट, और उसके अलावा भी बहुत कुछ। अगर एशियन टाइम से देखें तो ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट, पिलग्रिम, ये सब लोग बहुत लंबी लंबी डिस्टेंसेस जाते थे नॉलेज के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट यानी भक्ति भाव के लिए, या एस्केप करने के लिए प्रोसिक्यूशन। वो गुड्स कैरी करते थे, मनी कैरी करते थे, वैल्यूज कैरी करते थे, स्किल्स कैरी करते थे, आइडियाज, इन्वेंशंस, इवन जर्म्स और डिसीजेस भी। जैसे हम अगर 3000 बीसीई के यानी बीसीई यानी बिफोर क्रिस्ट एरा, बीसीई यानी बिफोर क्रिस्ट एरा, हम बात कर रहे हैं बिफोर क्रिस्ट एरा के टाइम की। कौन से टाइम की? बिफोर क्रिस्ट एरा के टाइम की। अगर इस टाइम पे हम लोग देखें तो हम लोग ये देखेंगे कि एक्टिव कोस्टल ट्रेड जो था वो लिंक्ड अप था किससे था? इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जो प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया है। मोर देन मिलेनिया यानी मिलेनियम ईयर्स से भी पहले काउरीज यानी हिंदी काउरी या सी शेल, जिसे हम करेंसी की फॉर्म में बोलता करते थे पहले, मालदीव से उनके वे चाइना और ईस्ट अफ्रीका जाते थे। उनका जो लंबा डिस्टेंस था वो स्प्रेड था डिसीज कैरिंग जर्म्स जो ट्रेस किए जाते थे 7th सेंचुरी में। फिर बात आती है सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। कैसे लिंक करता था? ध्यान से देखो, सिल्क रूट जो लिंक कर रहा था वर्ल्ड को, वो बहुत अच्छा एग्जांपल है वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड और कल्चरल लिंक्स का डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। जो नेम सिल्क रूट है वो पॉइंट करता है इंपॉर्टेंस वेस्ट बाउंड चाइनीज सिल्क कार्गोज जो इस रूट के अलोंग थे। आइडेंटिफाई करेंगे अगर हम अलग अलग सिल्क रूट्स लैंड के या सी के थ्रू। नाइटिंग जो है वो टुगेदर एक वास्ट रीजन था एशिया का, जो लिंक करता था एशिया और यूरोप को। किससे? एशिया और यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका से। ये इन्हें कहा जाता है कि एग्जिस्ट करते थे इससे पहले कि क्रिश्चियन एरा हो, और थ्राइव वो ऑलमोस्ट 15th सेंचुरी। प्रीशियस मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सब फ्लो करते थे यूरोप से एशिया। फूड ट्रैवल, स्पैगेटी एंड पताटो, इनका फूड का कैसे ट्रैवल हुआ? तो देखो, इवन रेडी फूड स्टफ जो है अलग अलग पार्ट की दुनिया के, उनके कॉमन ओरिजिन होते हैं। जैसे कि अगर स्पैगेटी और नूडल्स का एग्जांपल ले, ये माना जाता है कि नूडल्स जो है वेस्ट से आए चाइना के, जो स्पैगेटी बन गए। और परैप्स या फिर अरब ट्रेडर्स पास्ता को लाए 5th सेंचुरी में सिलसी से, एक आइलैंड जो है इताली में। बहुत सारे कॉमन फूड जैसे पटाटो, सोया, ग्राउंडनट्स, मेज, टमाटोज, चिली, स्वीट पटाटो, ये सब जो है हमारे एंसेस्टर्स को नहीं पता थे। लगभग 5 सेंचुरी अगो तक तो बिल्कुल नहीं पता थे। ये जो फूड्स थे ये सिर्फ इंट्रोड्यूस हुए थे यूरोप में और एशिया में, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक्सीडेंटली वास्ट कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया था, जिसे बाद में हम जानते हैं अमेरिकास के नाम से। ठीक है, बहुत सारे कॉमन फूड्स जो अमेरिकन ओरिजिन के थे इनहैबिटेंट्स के, उन्हें अमेरिकन इंडियंस कहा जाता था। यूरोप जो था, यूरोप पुअर था क्योंकि वो अच्छा खा पाते थे और लंबे समय तक जी पाते थे। इंट्रोडक्शन जिसकी वजह से हम्बल पताटो का इंट्रोडक्शन। फिर बात आती है कॉन्क्वेस्ट, डिसीज और ट्रेड के बारे में। किसके बारे में? कॉन्क्वेस्ट, डिसीज और ट्रेड। तब अगर सेंचुरीज पहले देखें तो इंडियन ओशन जो है वो एक बसलिंग ट्रेड था, गुड्स का, पीपल का, नॉलेज का, कस्टम का, यानी क्रिस क्रॉसिंग होती थी वाटर की। इससे पहले कि हम अगर डिस्कवरी देखें, अमेरिका जो है वो रेगुलर कॉन्टैक्ट से कट ऑफ था पूरी दुनिया से बहुत सालों तक।
लेकिन 16th सेंचुरी में उसकी वास्ट लैंड और अबंडेंट क्रॉप्स और मिनरल्स जो है वो ट्रेड और जिंदगी ट्रांसफर कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह। प्रीशियस मेटल्स पर्टिकुलरली प्रीशियस मेटल जैसे सिल्वर जो माइन से आते थे, जो प्रेजेंट डे पेरू और मैक्सिको में है, वो एनहांस की यूरोप की वेल्थ और फाइनेंस किया उसका ट्रेड एशिया के साथ। बहुत सारे एक्सपीडिशन सेट ऑफ किए थे एल दोराडो के सर्च में, यानी जो फेबल सिटी कहा जाता है गोल्ड। ये जर्म्स जो थे, अब बात आती है, हमने देखा था कि जर्म्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, डिसीजेस भी ट्रांसपोर्ट होती हैं, कैसे? तो ये जो जर्म्स थे वो थे स्मॉल पॉक्स के, जो कैरी करते थे उनके पर्सन में, क्योंकि उनकी लॉन्ग आइसोलेशन, अमेरिका के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स का कोई इम्यूनिटी नहीं था डिसीजेस के अगेंस्ट यूरोप में। स्मॉल पॉक्स जो पर्टिकुलरली एक डेडली किलर माना जाता था उस टाइम। अंटिल 19th सेंचुरी तक पॉवर्टी और हंगर जो थी वो यूरोप में कॉमन थी। क्या कॉमन थी? पॉवर्टी और हंगर। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स कॉमन थी, रिलीजियस डिसेंटर्स, प्रोसिक्यूटर्स, 18th सेंचुरी के प्लांटेशन वर्कर्स, स्लेव्स जो कैप्चर कर रहे थे अफ्रीका को, उनका कॉटन और शुगर जो है यूरोपियन मार्केट का वो बढ़ रहा था। अंटिल वेल इनटू 18th सेंचुरी, यानी जब तक सब चीज 18th सेंचुरी सही चल रही थी, चाइना और इंडिया जो थे वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्रीज थी, वो प्री एमिनेंट थे एशियन ट्रेड में पहले से ही। 15th सेंचुरी से चाइना को कहा जाता है कि उसने ओवरसी ट्रेड का कॉन्टैक्ट रिस्ट्रिक्ट कर लिया और रिट्रीट कर लिया आइसोलेशन में। फिर बात आती है 19th सेंचुरी। जो पहला था वो था फ्लो ऑफ ट्रेड, जो 19th सेंचुरी में हुआ, जिसे हम लार्जली कहते हैं ट्रेडिंग गुड्स यानी क्लोथ्स या व्हीट। जो सेकंड था वो था फ्लो ऑफ लेबर, यानी लोग भी ट्रांसपोर्ट होते थे, यानी माइग्रेशन ऑफ पीपल। इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट की वजह से। जो तीसरा मूवमेंट था वो था कैपिटल, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के बेसिस पे, लंबे डिस्टेंस में। ये सारे जो तीन फ्लोज थे ये इंटरवोवन थे और लोगों की जिंदगी को अफेक्ट कर रहे थे बहुत ज्यादा। वर्ल्ड की जो इकोनॉमी थी वो शेपली ट्रेडिशनली कंट्रीज जैसे जो सेल्फ सफिशिएंट थी फूड में, लेकिन 19th सेंचुरी में ब्रिटेन सेल्फ सफिशिएंसी फूड में मतलब था लोअर लिविंग स्टैंडर्ड्स और सोशल कंफ्लिक्ट। लोअर लिविंग स्टैंडर्ड्स मतलब उनका रहने का तरीका बहुत नॉर्मल था, सबसे कम था, और क्या था? सोशल कंफ्लिक्ट, यानी ऊंच नीच में, यानी उनकी जो कास्ट सिस्टम था उस टाइम पे भी था, तो उनकी में कोई डिफरेंसेस आएंगे तो वो कैसे होंगे? अगर प्रेशर देखें लैंडेड ग्रुप्स का, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट किया इंपोर्ट कॉर्न का। किसका? तो लॉ जो थे वो अलाउ करे थे गवर्नमेंट को, जिससे कहते हैं कॉर्न लॉस। इस प्रेशर की वजह से गवर्नमेंट ने कॉर्न्स को इंपोर्ट करना बंद किया, जिसकी वजह से कॉर्न लॉस आए। मिड 19th सेंचुरी में फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई ब्रिटेन की, जिसकी वजह से ज़्यादा इनकम हुई और ज़्यादा इंपोर्टेड फूड्स हुए। अराउंड द वर्ल्ड देखें तो अगर तो ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब लैंड जो थे वो क्लियर थी फूड प्रोडक्शन का एक्सपैंड के साथ ब्रिटिश डिमांड में। पीपल जो थे वो सेटल थे अपनी लैंड को कल्टीवेशन में लाने के लिए। इसका मतलब है बिल्डिंग होम्स और सेटलमेंट के लिए लोग तैयार थे। कैपिटल जो था फ्लो कर रहा था फाइनेंशियल सेंटर्स से, जैसे कि लंदन। जो डिमांड थी लेबर की प्लेसेस में वो थी लेबर शॉर्ट सप्लाई में थी, जैसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी वजह से माइग्रेशन होते थे। नियरली 50 मिलियन लोगों ने माइग्रेट किया यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया 19th सेंचुरी में। ये ट्रांसपोर्ट किया रेलवे से, बिल्ड किया वेरी पर्पस के लिए, शिप से जो इंक्रीजिंगली मैनेज की जाती थी उन डिकेड से लो पेड वर्कर्स के लिए, सदर्न यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियन। ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने नेटवर्क बिल्ड किया इरिगेशन कैनाल का, ट्रांसफॉर्म करने के लिए सेमी डेजर्ट वेस्ट, फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड जो ग्रो कर रही थी व्हीट और कॉटन एक्सपोर्ट के लिए। कैनल कॉलोनीज जो थे एरियाज के वो इरिगेट कर रहे थे नए कैनाल, जिसे हम कहते हैं जो पीजन सेटल करते हैं दूसरे पार्ट ऑफ पंजाब से। नियरली 60% जो थी ट्रेड की वो कॉम्प्रेस कर रही थी प्राइमरी प्रोडक्ट्स, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे व्हीट, कॉटन, मिनरल्स और जैसे कोल। फिर बात आती है टेक्नोलॉजी के रोल की। किसकी? टेक्नोलॉजी के रोल। जो रेलवे, स्टीम शिप, टेलीग्राफ जैसे थे वो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थे जो इमेजिन नहीं किए जा सकते 19th सेंचुरी वर्ल्ड में। मीट जो था वो एक्सपेंसिव लग्जरी था जो यूरोपियन पुअर की रीच के बाहर था। एनिमल स्लॉटर थे फूड और स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जो उस टाइम के ट्रांसपोर्टेड थे यूरोप में फ्रोजन मीट की तरह।
फिर बात आती है लेट 19th सेंचुरी कॉलोनिज्म। लेट 19th सेंचुरी कॉलोनिज्म मतलब जो 19th सेंचुरी के एंड में कॉलोनिज्म आया उसका क्या रोल था। ओके कंटिन्यू सी। बहुत सारी दुनिया के पार्ट्स में एक्सपेंशन ट्रेड था, क्लोजर रिलेशनशिप था वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ, जिसका मतलब है लॉस ऑफ फ्रीडम ऑफ लाइवलीहुड। 1885 में बिग यूरोपियन पावर्स जो है बर्लिन में हुई, जो कंप्लीट कर रही थी कार्विंग अफ्रीका की उनके बीच में। ब्रिटेन और फ्रांस जो थे उन्होंने वास्ट एडिशन किया था ओवरसीज टेरिटरीज का लेट 19th सेंचुरी में। बेल्जियम और जर्मनी जो थे वो न्यू कॉलोनियल पावर्स थे। यूएस जो था वो भी कॉलोनियल पावर था लेट 1990s में, जो कुछ कॉलोनीज जो पहले स्पेन में हो रहा था उनका पार्ट ले रहा था। फिर बात आती है रिंडरपेस्ट यानी एक कैटल प्लेग। क्या था वो? अफ्रीका में 1890s में। अफ्रीका में 1890s में वास्ट स्प्रेडिंग डिसीज थी कैटल प्लेग या रिंडरपेस्ट, जो टेरिफाइंग इम्पैक्ट लाई थी लोगों की लाइवलीहुड्स में और लोकल इकोनॉमी में। ये अच्छी थी क्योंकि लोग जो है वाइडस्प्रेड यूरोपियन इंपीरियल इम्पैक्ट ला रहे थे कॉलोनाइज्ड सोसाइटीज में। ये दिखाता है एरा कॉन्क्वेस्ट का, इवन अगर डिसीज अफेक्ट कर रही है कैटल को तो रीशेप कर रही है लाइफ ऑफ 14,000 ऑफ पीपल का, उनका रिलेशन पूरी दुनिया के साथ। यूरोपियंस जो है वो अफ्रीका आए किस वजह से कि वो स्टैब्लिश करें प्लांटेशन ऑफ माइंस, क्रॉप प्रोड्यूस करें और मिनरल्स लें जिससे कि वो यूरोप में एक्सपोर्ट कर सके। इनहेरिटेंस लॉज जो थे वो चेंज किए गए जिसकी वजह से पीसेंट डिस्प्लेस हो गए लैंड से। सिर्फ एक मेंबर फैमिली का अलाउ था लैंड को इनहेरिट करने के लिए, जिसकी वजह से दूसरे जो थे वो लेबर मार्केट में पुश हो गए। फिर आता है रिंडरपेस्ट यानी एक डिवास्टेटिंग कैटल डिसीज। रिंडरपेस्ट अफ्रीका में अराइव हुआ लेट 1880s में। ये कैरी करता था इन्फेक्टेड कैटल में जो इंपोर्ट की जाती थी ब्रिटिश एशिया से और फीड की जाती थी इटालियन सोल्जर से जो इन्वेड करते थे इटालिया। क्या इन्वेड करते थे? इटालिया ईस्ट अफ्रीका में जो एंटर करते थे अफ्रीका ईस्ट में। रिंडरपेस्ट जो है वेस्ट मूव हुई, जैसे फॉरेस्ट फायर जैसे लगती है तो पूरा जल जाता है ना, वही सीन हुआ था। अफ्रीका के अटलांटिक कोस्ट में 1892 तक पहुंची, जिसकी वजह से वो केप पहुंची, अफ्रीकन का सदर्न मोस्ट टिप। कहाँ? अफ्रीकन का सदर्न मोस्ट टिप पहुंची 5 साल बाद, जिसकी वजह से रिंडरपेस्ट ने 90% कैटल को मार दिया था। प्लांटर्स, माइन ओनर्स, कॉलोनियल गवर्नमेंट सक्सेसफुली मोनोपोलाइज कर रहे थे स्कार्स कैटल रिसोर्सेज को और स्ट्रेंथन कर रहे थे अपनी पावर, फोर्स रहे थे अफ्रीकन को लेबर मार्केट में। फिर बात आती है जैसे अफ्रीका में कुछ हुआ वैसे इंडिया में हुआ था, वो था इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन। अब वो क्या चीज थी तो ध्यान से सुनो। इंडेंचर्ड लेबर का मतलब होता है एक बॉन्डेड लेबर जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम कर रहा है एक एम्प्लॉयर के एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए और उससे पे किया जाएगा एक नई कंट्री या होम के पैसेज में जाने के लिए। जो एग्जांपल था इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन इंडिया से, वो इलस्ट्रेट करता है दो साइडेड नेचर 19th सेंचुरी दुनिया। 19th सेंचुरी में 100,000 ऑफ इंडियंस और चाइनीज लेबर जो थे। अब एक चीज नोट करना, सबसे ज्यादा अगर हम देखें मिड 19th सेंचुरी से पहले सबसे ज्यादा जो रिच कंट्रीज थी वो थी चाइना और इंडिया, राइट। अब वही चीज देखो 19th सेंचुरी के बाद 100,000 ऑफ इंडिया और चाइनीज के लेबर्स जो थे वो काम में जाते थे प्लांटेशंस के, माइंस में, रोड में, रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में, पूरी दुनिया में। ज्यादा से ज्यादा जो इंडियन इंडेंचर्ड लेबर्स थे वो प्रेजेंट डे से आते थे। कहाँ? कौन से रीजन आज के? उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया, ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु। कॉटेज इंडस्ट्रीज कम हो गई, लैंड रेंट बढ़ गए, लैंड्स को क्लियर किया गया माइंस ऑफ प्लांटेशन को। जो मेन डेस्टिनेशन थी इंडियन इंडेंचर्ड लेबर की वो थी कैरिबियन आइलैंड्स, जैसे मेनली त्रिनिदाद, गुयाना एंड सुरिनाम, मॉरिशस, फिजी। क्लोजर होम तमिल माइग्रेंट्स को सिलोन और मलाया भेजा जाता था। इंडेंचर्ड वर्कर्स को रिक्रूट किया जाता था टी प्लांटेशन आसाम के लिए। एजेंट जो थे उन्हें टेम्प्ट किया जाता था कि वो प्रोस्पेक्टिव माइग्रेंट्स को फॉल्स इंफॉर्मेशन के थ्रू भेजे
फाइन डेस्टिनेशन के बारे में, मोड्स ऑफ ट्रैवल के बारे में, काम के नेट, यानी लेबर्स को गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती थी। 19th सेंचुरी में इंडेंचर्ड लेबर को डिस्क्राइब किया गया न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी, गुलामी का नया सिस्टम। त्रिनाथ में एनुअल मोहर्रम प्रोसेशन जो था वो ट्रांसफॉर्म हुआ राइचस कार्निवल में, जिसे कहते हैं हुसैन, यानी फॉर इमाम हुसैन, जहाँ वर्कर्स जो थे सारे रेसेस के और रिलीजन के ज्वाइन हुए थे। सिमिलरली प्रोटेस्ट रिलीजन जो था रफ्तारिज्म, यानी जो फेमस किया गया था जमाइकन रेगे स्टार बॉब मार्ले ने, जिसे कहा जाता है कि वो रिफ्लेक्ट करता है सोशल और कल्चरल लिंक्स इंडियन इमिग्रेंट्स का कैरेबियन में। चटनी म्यूजिक, कौन सा म्यूजिक? चटनी म्यूजिक जो था वो पॉपुलर था ट्रिनिडाद और गुयाना में, एक अनदर क्रिएटिव कंटेम्पररी था, एक्सप्रेशन था पोस्ट इंडिपेंडेंस एक्सपीरियंस में। अगर 1900 से देखें तो इंडिया के जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो अपोज कर रहे थे सिस्टम इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन का, एक अब्यूजिव और क्रूल, जो अबॉलिश करता था 1921 में। फिर बात आती है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड। अगर शिकारीपुरा श्रॉफ्स और नाथुकी चेटर्स जो थे वो मैनी ग्रुप्स थे। कौन थे? शिकारीपुरा श्रॉफ्स एंड नाथुकुटाई चेटियर्स, ये अमंग मेनी ग्रुप्स थे बैंकर्स और ट्रेडर्स के, जो एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर को फाइनेंस करते थे सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया में, या फिर खुद के फंड्स को यूज करके या बोरो करके यूरोपियन बैंक्स को। इंडियन ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स जो थे वो फॉलो कर रहे थे यूरोपियन कॉलोनाइजर्स अफ्रीका में। हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स वेंचर जो यूरोपियन कॉलोनीज के बाहर जाते। इंडियन ट्रेड कॉलोनिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन देखी जाएगी, ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चर जो है वो एक्सपैंड कर रहा था, इंडस्ट्रियल स्पेशलाइज कर रहा था, गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था कॉटन इम्पोर्ट्स में और प्रोटेक्ट कर रहा था लोकल इंडस्ट्रीज को। टैरिफ इम्पोज हुआ क्लॉथ इम्पोर्ट ब्रिटेन से। 1871 में जो शेयर था रॉ कॉटन एक्सपोर्ट्स का वो 5% था, 35% था। इंडिगो ने यूज किया डाइंग क्लॉथ, जो इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट माना जाता है बहुत सालों के लिए। ओपियम शिपमेंट्स जो थी, ओपियम शिपमेंट जो थी चाइना की बहुत ज्यादा ग्रो हुई थी 1820s में, जिसकी वजह से इंडिया जो है सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था। ब्रिटेन ने ओपियम ग्रो की इंडिया में और एक्सपोर्ट की उसे चाइना में। किसने ग्रो की? ब्रिटेन ने। और विद मनी अर्न उसने अपनी सेल से फाइनेंस की थी और दूसरे इम्पोर्ट्स चाइना से। ब्रिटेन का एक ट्रेड सरप्लस था इंडिया में। मल्टीलेटरल सेटलमेंट सिस्टम वर्क कैसे करता था? ये अलाउ करता था एक कंट्री के डेफिसिट को दूसरी कंट्री में सेटल होने के लिए उसके सरप्लस में तीसरी कंट्री के साथ, यानी बाय हेल्पिंग ब्रिटेन बैलेंस उसके डेफिसिट, इंडिया ने क्रूशियल रोल प्ले किया था लेट 19th सेंचुरी की वर्ल्ड की इकोनॉमी में। ब्रिटेन के जो ट्रेड सरप्लस थे इंडिया में मदद कर रहे थे सो कॉल्ड होम चार्जेस को, जो इंक्लूड करते थे प्राइवेट रेमिटेंस होम ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, ट्रेडर्स को, इंटरेस्ट पेमेंट, इंडिया की एक्सटर्नल डेट, पेंशन ब्रिटिश ऑफिशियल इंडिया का। फिर बात आती है इंटर वॉर इकोनॉमी। जो पहली वर्ल्ड वॉर थी वो थी 1914 से 1918, यानी एक साल। वो मेनली यूरोप में फॉट हुई थी। तो उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस थे? पहला, वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहली वर्ल्ड वॉर थी वो दो पावर ब्लॉक्स में लड़ी गई थी, जो हमें पता है। एक साइड थी एलिस, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, जो बाद में यूएस ने भी ज्वाइन किया था, और दूसरे अपोजिट साइड में थी सेंट्रल पावर्स जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ऑटोमन, टर्की। जब वॉर बिगिन हुई 1914 में, ये 4 साल से ज्यादा लास्ट हुई, जिसकी वजह से जो पहली मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर भी माना जाता है इसे, इसलिए यूज करती है मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स वगैरह बहुत बड़े स्केल में। जो स्केल थी डेथ और डिस्ट्रक्शन का होता 9 मिलियन डेड एंड 20 मिलियन इंजर्ड, जो अनथिंकेबल था इससे इंडस्ट्रियल एज से पहले, बिना कोई इंडस्ट्रियल आर्म्स को यूज किए हुए। ये बहुत बड़ा नंबर था। मोस्ट ऑफ द किल्ड और मेम जो थे वो मेन थे वर्किंग एज के। उनकी डेथ और इंजरीज ने एबल बॉडी वर्कफोर्स, यानी यूरोप की जो कैपेबल थे वर्कफोर्स को, उनको कम कर दिया था। पूरी सोसाइटी जो थी वो रीऑर्गेनाइज हुई वॉर के लिए, क्योंकि आदमी जो थे बैटल के लिए जाते थे और तो वो आना पड़ा जॉब्स के लिए, जो पहले सिर्फ आदमी करते थे। ब्रिटेन ने बोरो किया बहुत ज्यादा सम ऑफ मनी यूएस बैंक से, साथ ही साथ एज वेल एज यूएस की पब्लिक से। जो वॉर खत्म हुई, यूएस और उसके सिटीजन ने ज्यादा ओवरसीज एसेट्स ऑन किए,
फॉरेन गवर्नमेंट के बजाय सिटीजन ओन्ड इन द यूएस। फिर बात आती है वॉर हो गई, उसके बाद क्या रिकवरी हुई। तो जब ब्रिटेन ने प्री ऑक्यूपाई कर ली वॉर के थ्रू, इंडस्ट्रीज डेवलप हुई इंडिया और जापान में। मोर ओवर वॉर एक्सपेंडिचर को फाइनेंस के लिए ब्रिटेन ने बोरो किया लिबरली यूएस से, जिसका मतलब है जब वॉर खत्म होती थी ब्रिटेन बर्डन था बहुत ज्यादा डेब्ट से, यानी बहुत कर्जे से। वॉर की वजह से इकोनॉमिक बूम आया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ डिमांड, प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट का। जब वॉर बूम एंड हुआ तो प्रोडक्शन कौन गया और एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। 1921 में 1 in every 5 ब्रिटिश वर्कर्स बहुत हो गए, यानी 5 में से एक में से जब और 6 लोग हैं तो एक ही वर्कर काम करता है, बाकी 5 अनएम्प्लॉयड थे। इतनी अनएम्प्लॉयमेंट जिसकी वजह से सप्लाई डिस्टर्ब हुआ वॉर की वजह से। वीट प्रोडक्शन कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा बढ़ा, लेकिन एक बार वॉर खत्म हो गई प्रोडक्शन जो था ईस्टर्न यूरोप में वापस बढ़ा, जिसकी वजह से गलत हो गया था वीट आउटपुट का। ग्रेन प्राइसेस गिर गई, रूरल इनकम्स कम हो गई, फार्मर जो है वो और ज़्यादा कर्जे में डूब गए। फिर बात आता है मास प्रोडक्शन और कंजम्पशन का राइज कैसे हुआ। अगर हम शॉर्टर पीरियड के लिए देखें इकोनॉमिक ट्रबल वॉर के बाद, यूएस इकोनॉमी जो थी वो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ में थी अपनी 1920s की स्टार्टिंग में। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो था यूएस इकोनॉमी 1920s का वो था मास प्रोडक्शन। क्या था? मास प्रोडक्शन 1920s में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन गया था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का यूएस में। एक वेल नोन पायनियर मास प्रोडक्शन का वो था कार मैन्युफैक्चरर हेनरी फोर्ड। उसने अडैप्ट की असेंबली लाइन चिकागो स्लॉथ हाउसेस से, यानी जहाँ स्लॉटर्ड एनिमल्स को पिक किया जाता है बचर्स के थ्रू, जो कॉन्वेयर बेल्ट में लाते हैं अपनी नई कार में यूज करने के लिए, प्लांट इन डेट्रॉइट। उसने रियलाइज की जो असेंबली लाइन मेथड है वो अलाउ करेगा फास्ट और चीपर वेव व्हीकल्स को प्रोड्यूस करने का, जिसकी वजह से हेनरी फोर्ड की कार्स जो थी वो असेंबली लाइन से आई 3 मिनट्स इंटरवल में, जो बहुत ज़्यादा फास्टर थी जो प्रीवियस मेथड से होती थी। जो 3 मॉडल फोर्ड्स थी वो वर्ल्ड की पहली मास प्रोड्यूस कार थी। फोर्ड के डेस्परेशन में डबल करना अपनी डेली वेट $5 जो जनवरी 2014 में थी, सेम टाइम में उसने बैन कर दी थी ट्रेड यूनियन जो ऑपरेट कर रही थी उसकी प्लान, जिसकी वजह से उसने सून डिस्क्राइब उसका डिसीजन जो था वो था वेजेस को डबल करना, यानी बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन जो उसने बनाया था। उसने ऐसे एक्सप्लेनेशन दी थी। कार प्रोडक्शन यूएस का 2 मिलियन 1990 से 5 मिलियन 1929 भर गया था। सिमिलरली एक्सपोर्ट हुआ था परचेज में रेफ्रिजरेटर्स का, वॉशिंग मशीन्स का, रेडियोस का, ग्रामोफोन्स, प्लेयर्स, इस सब का हायर परचेज पे, यानी क्रेडिट पे और वीकली मंथली इंस्टॉलमेंट देते थे। हाउसिंग और कंज्यूमर बूम जो था 1920s का, वो एक बाइस क्रिएट करता है प्रॉस्पेरिटी का यूएस में। लार्ज इन्वेस्टमेंट जो थे हाउसिंग और हाउस होल्ड गुड्स में, वो एक साइकिल क्रिएट करते ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और इनकम की। राइज करना कंजम्पशन डिमांड, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट और इनकम। यूएस के जो इम्पोर्ट और कैपिटल एक्सपोर्ट थे वो बूस्ट कर रहे यूरोपियन रिकवरी, वर्ल्ड ट्रेड और इनकम ग्रोथ पिछले अगले 6 सालों में। फिर बात आती है ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन जो है 1929 में चला और 1930s के बीच में रुक गया, जिसकी वजह से मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ने कैटास्ट्रोफिक डिक्लाइन एक्सक्लेम किया प्रोडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट में, इनकम्स में और ट्रेड में। एग्रीकल्चर रीजन जो थे, कम्युनिटीज जो थी वर्स्ट अफेक्टेड थी, क्योंकि जो फॉल था एग्रीकल्चर प्राइसेस में वो बहुत ज़्यादा था और ज़्यादा प्रोलॉन्ग था प्राइसेस में इंडस्ट्रियल गुड्स। जो डिप्रेशन था वो कॉज किया गया कॉम्बिनेशन बहुत सारे फैक्टर्स से। पहला फैक्टर जो था वो था एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन जो थी वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से ये और वर्स हो गई जब एग्रीकल्चर प्राइसेस गिर गई और ये और मार्केट का गलत खराब कर रही थी, डाउन प्राइसेस को पुश कर रही थी। इवन फर्दर फार्म ने प्रोड्यूस किया रॉटेड लैग बायर्स को। दूसरा जो था वो था मिड 1920s में बहुत सारी कंट्री ने फाइनेंस किया अपना इन्वेस्टमेंट लोन्स के थ्रू यूएस में। जो पहला हाफ था 1928 का यूएस ओवरसीज लोन जो था वो $1 बिलियन था। यूरोप में ये फेलियर की वजह से कुछ ज़्यादा बैंक्स जो थे वो कोलैप्स हो गए और करेंसी जो है कोलैप्स हो गई, जिसकी वजह से ब्रिटिश पाउंड भी कोलैप्स हो गए। यूएस का जो अटेम्प्ट था इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना डिप्रेशन में वो था डबल करना इम्पोर्ट ड्यूटीज, साथ के साथ वर्ल्ड ट्रेड का भी ब्लो उसे करना था। फेस करना फॉलिंग इनकम के साथ बहुत सारे हाउस होल्ड जो थे यूएस के वो पे नहीं कर सकते थे जो उन्हें बोरो किया था, और उन्हें अपनी होम्स, कार्स, अपने कंज्यूमर ड्यूरेबल जो गुड्स थे उन्हें गिव अप करना पड़ा।
जो नंबर थे फिनोमिनल, 1930 तक 4000 बैंक्स क्लोज हो चुकी थी। बिटवीन 1920 और 1930 तक 1,10,000 कंपनीज बंद हो चुकी थी। जो ग्रेट डिप्रेशन था उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट था सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशन में, लोगों के माइंड्स में, जिसकी वजह से वो ज़्यादा एंड्योरिंग प्रूफ हो रहा था। फिर बात आती है इंडिया और उसके ग्रेट डिप्रेशन की। जो ट्रेमर्स था क्राइसिस का, वो एक पार्ट में था, लेकिन वो दूसरे पार्ट्स में भी फैलने में ज़्यादा देर नहीं लगी। जो लोगों की जिंदगियाँ, इकोनॉमी और सोसाइटीज़ को वर्ल्ड वाइड अफेक्ट कर रहा था। इंडिया के जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट थे वो हाफ हो चुके थे 1920 तो 1934 में। 1920 तो 1934 में वीट प्राइसेस जो है वो 50% गिर चुकी थी। दो एग्रीकल्चर प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर रही थी। कोलिन गवर्नमेंट ने रेवेन्यू डिमांड्स, उस टाइम पे कोलिन गवर्नमेंट ने कह दिया था कि हम रेवेन्यू कम नहीं करेंगे, तो प्राइसेस जो थी रॉ जूट की वो मोर देन 60% क्रैश हो चुकी थी। बंगाल जूट ग्रोअर्स जो थे, लेमन ग्रो ज़्यादा जूट करते थे, ब्रदर्स जिनका होप था कि ज़्यादा कैश मिलेगा। कॉस्ट ऑफ दैट जूट की हम उनकी होप थी जो डैश हो गई थी। जब हम स्पेंड करते हैं, अपना सारा पैसा सिर्फ क्रॉप को ऑफ करने में, ग्राउंड से ट्रेडर जो घर पे बैठे हैं वो पे करते हैं सिर्फ 5 अमाउंट। ये डिप्रेशन ईयर्स में जो थे इंडिया एक्सपोर्टर बन चुका था प्रीशियस मेटल्स का, यानी जो ज़्यादा गोल्ड था। फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन मेयरनेट ने कहा था कि इंडिया के जो गोल्ड एक्सपोर्ट्स है वो प्रमोट कर रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी। रूरल इंडिया सीज कर रही थी अनरेस्ट जब महात्मा गांधी लॉन्च किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1931 में। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट भी ग्रो हुआ, गवर्नमेंट ने एक्सटेंड की टैरिफ प्रोटेक्शन इंडस्ट्रीज को एक नेशनलिस्ट ओपिनियन की वजह से। फिर बात आती है रीबिल्ड करना वर्ल्ड की इकोनॉमी वॉर के बाद का। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो 2 साल तक चली। आफ्टर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो फॉट हुई एक्सिस पावर में। इसके बीच में पहली एक्सिस पावर थी यानी नाजी जर्मनी, जापान, इटली। दूसरी थी एलीज, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और यूएस। एटलीस्ट 60 मिलियन पीपल यानी 3% वर्ल्ड की 1939 की पॉपुलेशन जो थी वो मर चुकी थी उस वॉर में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वॉर की वजह से। वास्ट पार्ट जो थे यूरोप के, एशिया के, वो डिवास्ट हो चुके थे। बहुत सारी सिटीज जो थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। एरियल बोम्बार्डमेंट हुआ था रिलेंटलेसली। 2 क्रूशियल इन्फ्लुएंसेस थे जो शेप कर रहे थे पोस्ट वॉर रिकग्निशन। बताओ क्या थे? पहला था वॉर, फर्स्ट वॉर था यूएस जो थी वो डोमिनेट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री पावर की तरह आ रही थी। वो भी किसकी वजह से? वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से। और दूसरा जो था वो था डोमिनेंस होना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। और दूसरा था डोमिनेंस सोवियत यूनियन का, यानी पहला था ब्रिटेन का, यूएस का, दूसरा था सोवियत यूनियन का। फिर बात आती है पोस्ट वॉर सेटलमेंट ऑफ ब्रिटेन वुड का इंस्टीट्यूशन। देखो, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिशियन जो थे उन्होंने 2 की लेसन्स निकाले थे इंटर वॉर इकोनॉमिक एक्सपीरियंस से। पहला, इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है मास प्रोडक्शन पे जो बेस्ड है वो सस्टेन नहीं होगी बिना मास कंजप्शन के। यानी अगर प्रोडक्शन भर रहा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में भर रहा है, लेकिन कंज्यूम ही नहीं हो तो क्या फ़ायदा? ठीक है, इनकम जो है वो स्टेबल नहीं होगी अगर एम्प्लॉयमेंट अनस्टेबल होगी। इसलिए स्टेबल इनकम जो है वो स्टेडी चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंश्योर की जाएगी जब इंटरवेंशन होगा गवर्नमेंट का। जो सेकेंड लेसन मिला था वो था कंट्री के इकोनॉमिक लिंक्स बाहर की दुनिया के साथ। तो गोल है फुल एम्प्लॉयमेंट का, वो तभी अचीव होगा गवर्नमेंट पे पावर है कंट्रोल करने की, गुड्स, कैपिटल, लेबर, इन तीनों के फ्लो को कंट्रोल करने की। जो मेन एम था पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम का वो था प्रिजर्व करना इकोनॉमिक की स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रियल वॉर में। उसका जो फ्रेमवर्क था वो एग्री हुआ यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस में, तो जुलाई में हुआ 1944 में ब्रिटेन वुड्स में। किधर? ब्रिटेन वुड्स में, न्यू हैम्पशायर, यूएसए। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस जो थी वो स्टैब्लिश हुई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में एक डील के साथ कि वो एक्सटर्नल सरप्लस और डेफिसिट उसके मेंबर नेशन। जो इंटरनेशनल बैंक था रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, जिसे हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं, वो सेटअप वो फाइनेंस करने के लिए पोस्ट वॉर कंस्ट्रक्शन। IMF वर्ल्ड बैंक कहा जाता है कि ब्रिटेन वॉर इंस्टीट्यूशन, समटाइम ब्रिटेन वुड्स के ट्विन्स।
पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को भी हम डिस्क्राइब करते हैं ब्रिटेन वुड्स सिस्टम। IMF और वर्ल्ड बैंक जो थे उन्होंने कमेंस किया था फाइनेंशियल ऑपरेशन 1947 में। डिसीजन मेकिंग जो थी इंस्टीट्यूशन की वो कंट्रोल की जाती है वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर्स में। यूएस का जो इफेक्टिव राइट था वीटो पावर जो थी वो थी की IMF और वर्ल्ड बैंक डिसीजंस में। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम वो सिस्टम था जो लिंक कर रहा है नेशनल करेंसीज और मॉनेटरी सिस्टम को। इस सिस्टम में जो है करेंसी जैसे कि इंडियन रुपी है वो पेग की जाएगी डॉलर के साथ एक फिक्स एक्सचेंज रेट में, यानी डॉलर इटसेल्फ जो है वो एनकोड नहीं कर सकता एक गोल्ड को फिक्स प्राइस में $35 पर आउंस ऑफ गोल्ड। फिर बात आती है अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स, यानी जब वॉर होगी उसके अर्ली ईयर्स में क्या क्या हुआ। वर्ल्ड ट्रेड एनुअली ग्रो हुआ 8%, 1970 इनकम नियरली 5%। उन्होंने इन्वेस्ट किया वास्ट अमाउंट कैपिटल का जो इम्पोर्ट करे इंडस्ट्रियल प्लांट्स और इक्विपमेंट जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को फीचर कर रहे। फिर बात आती है डीकोलोनाइजेशन और इंडिपेंडेंस। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होती है लार्ज पार्ट जो है दुनिया का वो अभी यूरोपियन कॉलोनियल रूल में था। अगले 2 सालों के लिए ज़्यादा कॉलोनीज जो थी एशिया और अफ्रीका की वो फ्री इंडिपेंडेंट नेशंस थे। IMF और वर्ल्ड बैंक जो थे वो डिज़ाइन किए गए मीट करने के लिए फाइनेंशियल नीड्स इंडस्ट्रियल कंट्रीज की, लेकिन यूरोप जापान जो थे वो रैपिडली रीबिल्ड कर रहे थे अपनी इकोनॉमिक्स। उन्होंने कम डिपेंडेंट हुआ IMF और वर्ल्ड बैंक के, इसलिए लेट 1950s में ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन को शिफ्ट हुआ उनका अटेंशन ज़्यादा डेवलपिंग कंट्रीज। इसलिए उन्होंने ऑर्गेनाइज किया खुद को ग्रुप, यानी ग्रुप ऑफ 77 G77, जो डिमांड करता है नई इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर नियो से। इसका मतलब था कि ऐसा सिस्टम जो रियल कंट्रोल लाएगा नेचुरल रिसोर्सेज में, ज़्यादा डेवलपमेंट असिस्टेंस लाएगा, फेयर प्राइसेस आएगा रॉ मटेरियल्स की, बेहतर एसेस लाएगा मैन्युफैक्चर गुड्स का डेवलप कंट्री मार्केट। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम का एंड होना, अब वो क्या था ध्यान से देखो। US डॉलर्स जो थे अब वो नो लॉन्गर कमांड कर सकते थे वर्ल्ड की प्रिंसिपल करेंसी। उन्हें मेंटेनेबल जो उनकी वैल्यू थी वो गोल्ड के रिलेशन में, इसलिए इवेंचुअली उनका कोलैप्स होना बनता था। फिक्स एक्सचेंज हुई रेट इंट्रोड्यूस हुआ सिस्टम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का। जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड थी वो भी हिट हुई अनएम्प्लॉयमेंट के साथ जो राइज कर रही थी मिड 1970s में और हाई हुई अंटिल 1990s तक। अगर लेट 1970s में देखें तो MNC जो थी वो शिफ्ट कर रही थी प्रोडक्शन ऑपरेशन लो वेज एशियन कंट्रीज से। चाइना जो थी उसने कट ऑफ कर लिया था पोस्ट वॉर वर्ल्ड इकोनॉमी अपना रिवॉल्यूशन 1949 में। वेजेस जो थी रिलेटिवली कम थी कंट्री जैसे चाइना में, इसलिए वो एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन था इन्वेस्टमेंट का फॉरेन MNC से जो वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर करना चाहते थे। लास्ट 2 सालों में वर्ल्ड की इकोनॉमिक ज्योग्राफी में उसने ट्रांसफॉर्म की कंट्री जैसे इंडिया चाइना ब्राजील को एक रैपिड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। सो दैट वाज अ थ्योरी, ठीक है। अब हमने चोपरास को एक बार रिवाइज कर ले, ओके। वही रिवीजन हम लोग जब आप चार्ट से हम रिवीजन करने वाले थे वो मैं ऐसे कह रही थी सी। तो सबसे पहले हमारा क्या हुआ था, सिल्क रूट का इवोल्यूशन हुआ था। सिल्क रूट का इवोल्यूशन कैसे हुआ था, आइसोलेटेड रीजन्स थे, यानी वो रीजन जो दुनिया से दूर थे। सिल्क ट्रेड हुआ, फिर यानी चाइनीज सिल्क जो है वेस्टवर्ड मूव हुई। रूट का एक्सपेंशन हुआ, यानी लैंड और सी रूट्स डेवलप हुए। कल्चरल एक्सचेंज हुआ, एशिया ने लिंक किया यूरोप और अफ्रीका के साथ। इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, यानी वास्ट रीजन्स अब लिंक्ड। दैट वाज डेस्टिनेशन फ्रॉम दिस टू दिस ऑफ सिल्क रूट, ठीक है। फिर बात आती है, मैं 2 करूंगी क्योंकि 4 हम लोग रिवीजन के लिए लेंगे। ग्लोबल जर्नी फूड का, यानी ईस्ट से वेस्ट का ग्लोबल जर्नी। क्रिश्चियन बिफोर द क्रिश्चियन एरा जो सिल्क रूट था वो स्टैब्लिश हुआ था, जिसकी वजह से ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज हो रहा था। 5th सेंचुरी में अरब ट्रेडर्स ने इंट्रोड्यूस किया था पास्ता को सिल्की में। 15th सेंचुरी में सिल्क रूट का डोमिनेंस एंड हो चुका था। पोस्ट कोलंबस रिकवरी, यानी कोलंबस ने रिकवरी कर ली थी, अमेरिकन फूड का इंट्रोड्यूस हुआ यूरोप और एशिया में, राइट। So that's it for today. Subscribe the channel and press the bell icon.